गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इस करंट अफेयर्स को आप पढ़िए और इसको साथ साथ लिखिए। इसके जो भी फैक्ट होंगे उसको भी लिखिए। आपको करंट अफेयर के साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके भी बताई जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमारे करंट अफेयर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में अब आ रहे हैं। आप आराम से, सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं। Who has become the new प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी? फिजी जो ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में है ना, फिजी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप में। तो पूछा जा रहा है फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फिजी के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो फिजी के नए प्रधानमंत्री का नाम जो है वो है, इसका सही जवाब होगा ए, ये बिल्कुल सही जवाब होगा, सित्विनी राबुका जो है ये नए प्रधानमंत्री बने फिजी के नए प्रधानमंत्री, है ना। और फिजी की जो राजधानी है, फिजी की राजधानी आप लोग याद रखिएगा, फिजी की राजधानी जो है वो है सुवा। फिजी की राजधानी सुवा है और इसकी करेंसी जो है वो है फिजियन डॉलर मुद्रा। इसकी मुद्रा जो है फिजियन डॉलर है, मुद्रा फिजियन डॉलर, आप ध्यान रखेंगे। तो फिजी के नए प्रधानमंत्री बन गए सित्विनी राबुका, और फिजी के जो है 12वें ये पीएम हैं। फिजी के 12वें नंबर के पीएम हैं, ये भी आते देखें। तो ये इस तरीके के करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आप लोग याद रखेंगे और इसको आप साथ साथ पढ़ेंगे भी। फिजी के नए 12वें प्रधानमंत्री के रूप में, है ना, ये इनको चुन लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बधाई दी है। तो ध्यान रखेंगे फिजी, और यह फिजी जो पड़ता है ओशिनिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप में पड़ता है। ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप में फिजी द्वीप समूह है, फिजी द्वीप समूह है। तो याद रखिएगा ये बात, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप में फिजी द्वीप समूह है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिहाज से। अगले प्रश्न पर आइए। Whose birthday has recently been celebrated as a Good Governance Day on 25 दिसंबर, है ना। हाल ही में 25 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर जो है क्या मनाया गया? सुशासन दिवस मनाया, गुड गवर्नेंस डे। तो लगभग ये सबको पता चल गया होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन के ऊपर जो है गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे इन्हें 1996 में पहली बार ये प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया था, 98 में बने, फिर 99 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, को ग्वालियर। अब ग्वालियर इस समय मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर वर्तमान में क्या है? मध्य प्रदेश में है, पहले जो है संयुक्त प्रांत में आता था। तो 25 दिसंबर 1924 को इनका जो है जन्म दिवस है, याद रखेंगे। और 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी 16 अगस्त 2018 को। तो इस तरीके से 25 दिसंबर को 1924 में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। तो याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी। इनको 2015 में भारत रत्न दिया गया, 2015 में भारत रत्न दिया गया, ये बात याद रखने हैं, 2015 में। और ये 1996, 1998, 1999 में पीएम बने। सबसे कम समय तक पीएम रहे थे, सबसे कम समय तक पीएम रहे थे। तो ये भी याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के, है ना। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में 1998 में मिशन शक्ति नाम से, मिशन शक्ति
नाम से, मिशन शक्ति नाम से परमाणु परीक्षण है ना कराया था 1998 में। तो परमाणु परीक्षण में इनके समय हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। और कब से ये 2014 से इसकी घोषणा की गई। 2014 से जब अटल बिहारी वाजपेयी की नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तब से, तो 2014 में इसकी घोषणा की गई, तब से सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला करंट अफेयर्स देखिए। फोर्स की एक सूची आई है। फोर्स की वार्षिक सूची में पीवी सिंधु शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ पीवी सिंधु इज फोर्स एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप 25 हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स, है ना। तो इनका जो रैंक है वो है बी, 12वें नंबर पे हैं। 12वें सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट है पीवी सिंधु। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। फोर्ब्स ने जारी किया, फोर्ब्स एक अमेरिकी पत्रिका है, और पीवी सिंधु को 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में 12वां स्थान मिला है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर जो है वो है पहले स्थान पर आप देखेंगे जापान की नाओमी ओसाका है पहले स्थान पर। जापान की नाओमी ओसाका सबसे अधिक, इसके बाद सेरेना विलियम्स दूसरे स्थान पर है ना। फर्स्ट नाओमी ओसाका और ये है जापान की। 51.1 मिलियन डॉलर की कमाई इनकी हुई है। सेकंड जो रैंक है वो है सेरेना विलियम्स यूएसए अमेरिका की है। और इनकी जो एनुअल कमाई है, सेरेना विलियम्स की जो एनुअल कमाई है वो है 41.3 मिलियन 41.3 मिलियन इनकी जो है कमाई है। जबकि पीवी सिंधु 12वें रैंक, पीवी सिंधु जो है 12वें स्थान पर है भारत। और इनकी जो कुल जो है कमाई है, इनकी जो कुल कमाई है वो है पीवी सिंधु का 7.1 मिलियन लगभग 58.6 करोड़ रुपया इनका जो है कमाई है सालाना। 12वें नंबर पर है। तो पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है, सेरेना विलियम्स टेनिस खिलाड़ी है, नाओमी ओसाका भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखेंगे। तो फोर्ब्स जो अमेरिकी पत्रिका है, इसने वार्षिक लिस्ट जारी की है, इसमें पीवी सिंधु को 12वें नंबर पर रखा गया है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? भारत के पड़ोसी देश नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेर बहादुर देउवा के स्थान पर अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सी, फ्लावर लोटस दहल कमल प्रचंड। ये नहीं होगा, इसका जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड, फ्लावर लोटस दहल, है ना। इसको जो है इसको इसे लिखते हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, फ्लावर लोटस दहल नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से पुष्प कमल दहल प्रचंड, है ना। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री हो गए माओवादी नेता हैं, ये माओवादी नेता हैं, याद रखिएगा। और जो है अब राय बहादुर देउवा थे, पहले राय बहादुर देउवा थे, इनके जगह प्रचंड जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, राय बहादुर देउवा की जगह। विद्या देवी भंडारी जो है ये नेपाल की राष्ट्रपति हैं, नेपाल की राष्ट्रपति हैं। विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति हैं। नेपाल की राजधानी जो है
नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजधानी जो है वो है काठमांडू है ना। और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, ये भी ध्यान रखेंगे, नेपाली रुपया है। जिनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। याद देखिए, भारत का पड़ोसी देश है ना। भारत के उत्तरी सीमा पर एक हिमालयी देश है नेपाल। चलिए, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो है 10th नंबर का एडिशन कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। इसका उत्तर हो जाएगा ए। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। क्यों मनाया जाता है? तो पूर्वोत्तर के जो भी देश हैं उनका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उनके संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उधर बनाए जा रहे तमाम विभिन्न प्रकार के सामान, उसका प्रदर्शनी वगैरह जो है नई दिल्ली में इसके लिए आयोजित किया जा रहा है ना। जो है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट को दिखाने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट में लोग जाएं, उसका पर्यटन बढ़े, उनका कल्चर को देखा जाए, वो लोग भी इधर आए, तो इसके लिए प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है ना। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और इसका आयोजन का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया है। पहले जनपथ पे किया जाता था, जनपथ नई दिल्ली पे किया जाता था, आयोजन हुआ नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट के उसको बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। केंद्रीय लघु, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने, है ना, इसका उद्घाटन किया। 4 दिवसीय कार्यक्रम है। 23 दिसंबर को एमएसएमई मंत्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्री नारायण राणे ने इसका उद्घाटन किया। नारायण राणे ने इसका उद्घाटन किया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, उद्घाटन किसने किया, ये आपसे पूछा जा सकता है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। उद्देश्य के उत्तर पूर्व के विविध जीवन, संस्कृति, परंपरा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट के जीवन, संस्कृति, परंपराओं एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये इसका उद्देश्य है। और ये क्या किया जाएगा? तो वहाँ पर किया जाएगा कि रंगमंच, नृत्य, नाटक, संगीत प्रदर्शन, फैशन शो, ओपन माइंड पत्र, इंटरैक्टिव सत्र, कला और फोटोग्राफी, इन सब की प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएगी। तो इस तरीके से बागवानी उत्पाद, हथकरघा, हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद आदि प्रदर्शित किए जाएंगे। तो उनको इस सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन 2013 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2013 से किया जा रहा है। ये बात याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? वीर बाल दिवस, तो हाल ही में जो वीर बाल दिवस जो मनाया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया है। वीर बाल दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र हैं, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह, उनकी स्मृति में, उनके याद में सिख समुदाय के, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के शहादत के प्रतीक के रूप में इसका
आयोजन हुआ, इसका आयोजन हुआ है ना। तो सिख समुदाय के जो इसमें हुआ था, ये घटना हुई 1704 में, 1704 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब के समय है ना, इनके पुत्रों को मार दिया गया था, इनके पुत्रों को मार दिया गया था, है ना। तो सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को उनके सामने ही मार दिया गया था, जो अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। इन सब छोटे छोटे थे तभी। तो 26 दिसंबर इनकी स्मृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो मनाया गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 दिसंबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता में, है ना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई और इसमें कितने करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई है? कितने करोड़ रुपए के रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई है? तो इसका जो सही जवाब होगा 84,328 करोड़ रुपए। 84,328 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई है। ये बात आपको याद रखनी होगी। ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं और पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। 84,328 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो सेना के लिए होगा। और यह जो होगा आर्म्ड सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण करने के लिए, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए, है ना, यह किया गया है। इतने करोड़ मंजूरी के, तो इसमें में जो है थल सेना, वायुसेना और जो हमारे नेवी, इनके लिए और विभिन्न सशस्त्र बलों के लिए विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे, आर्म्स खरीदे जाएंगे, जिससे इनको और सशक्त और मजबूत बनाया जा सके और भारतीय सेना को और आधुनिक बनाया जा सके। तो इसके लिए 84,328 करोड़ रुपए रक्षा खरीद परिषद ने मंजूर कर लिए हैं। अभी इस प्रस्ताव तो भारतीय सेना के लिए 6, भारतीय वायुसेना के लिए 6, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रस्ताव शामिल हैं, जिसके तहत इनको ये जो है इसमें दिए जाएंगे, इनको रक्षा उपकरण दिए जाएंगे। पूरे तरीके से भारत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए, सबके लिए ये जो है स्वीकृत की गई है। इसके तहत क्या क्या खरीदा और बनाया जाएगा? तो इसके लिए रक्षा उपकरणों जैसे कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, हल्के टैंक, माउंटेड गन प्रणाली से युक्त होगी ये सब। इसके अलावा जो है सैनिकों के लिए बेहतर सुरक्षा वाले बैलिस्टिक हेलमेट भी खरीदा जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर होगी। तो ध्यान रखिएगा, 84,328 करोड़ रुपए सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए, उनको और मजबूत करने के लिए ये किया गया। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, इनकी यही अध्यक्ष होते हैं रक्षा अधिग्रहण परिषद के। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए, किस IIT के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस IIT के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने जो है ना कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो कृत्रिम हृदय तैयार किया IIT कानपुर, इसका सही जवाब होगा IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने यह किया है। दो 2023 में ट्रायल के बाद संभवतः 2 वर्षों में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किया जा सकेगा, है ना। कई जो है छात्रों को और वैज्ञानिकों को पुरस्कार से नवाजा गया है। 2023 में ट्रायल के बाद आने वाले 2 वर्षों में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा, ये ध्यान रखिएगा।
2023 में ट्रायल के बाद 2023 में ट्रायल के बाद 2 वर्षों में इसका उपयोग हो सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। दैट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में 9 वर्ष के रूप में मनाए जाने वाला लोसर फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है या केंद्र शासित प्रदेश से है? हाल ही में मनाए जाने वाला लोसर फेस्टिवल, तो 9 वर्ष के रूप में तो मनाए जाने वाला कौन सा फेस्टिवल है? बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। इस तरीके के फेस्टिवल लगातार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। फेस्टिवल, नाच गान, कोई त्यौहार, ये जो और ख़ास करके देखो 9 वर्ष के रूप में है, तो इस तरीके का आप जो पेपर देखेंगे तो ऐसे प्रश्न खूब मिलते हैं और इसी तरीके के प्रश्न आपके परीक्षाओं में तैयार करने चाहिए। तो लोसर फेस्टिवल का संबंध जो है ये लद्दाख से, एक लद्दाखी 9 वर्ष त्यौहार है, इसका संबंध लद्दाख से है। लद्दाखी 9 वर्ष का एक उत्सव है जो 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 9 वर्ष के अवसर पे शुरू होता है, 9-10 दिनों तक चलता है। तो लोसर फेस्टिवल का संबंध जो है वो है लद्दाख से है, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। एक लद्दाखी 9 वर्ष का त्यौहार है लोसर फेस्टिवल। 24 दिसंबर 2022 को लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाखी 9 वर्ष सर्दियों में मनाया जाता है। लद्दाख का एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्यौहार है जो नए साल से 9 दिनों तक चलता है। लोग भगवान और देवी के नाम की पूजा अर्चना करके खुशियां मनाते हैं, है ना। कैलाश तीर्थ यात्रा के सम्मान में गाते और नाचते हैं और यह लद्दाख क्षेत्र में बहुत समुदाय द्वारा मनाया जाता है ना। लोसर त्यौहार सामाजिक धार्मिक त्यौहार है, सामाजिक धार्मिक त्योहार है। यह सामाजिक और धार्मिक त्योहार है। लद्दाख क्षेत्र में बहुत समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। लोसर 24 दिसंबर 2022 को लद्दाख में मनाया गया। 24 दिसंबर 2022 को लद्दाख में मनाया गया और 9 दिनों तक, तो 9 वर्ष से 9 दिनों तक यह चलेगा। लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लद्दाखी 9 वर्ष सर्दियों के दौरान मनाया जाता है, प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्यौहार है। कुल मिलाकर 10 दिनों तक चलता है। मंदिरों और घरों में रोशनी के साथ होती है इस फेस्टिवल की शुरुआत। पूरा लद्दाख जगमगा उठता है, चारों ओर रोशनी से मंदिरों और पुरानी परंपरा के अनुसार लोग परिवार के सदस्यों की कब्र पर जाते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस तरीके से याद रखें, भारत में लोसर फेस्टिवल देश के अलग अलग जगहों पर रहने वाले योलमो, शेरपा, तमांग, गुरुंग और भूटिया समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। हाल ही में किस देश ने एक नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसमें 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अपना जेंडर बदल सकते हैं, है ना, अपना जेंडर बदल सकते हैं। तो पूछा जा रहा है किस देश ने, है ना, वो कौन सा देश है जिसने एक नया ट्रांसजेंडर और जेंडर कानून पारित किया है? किस देश ने एक नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसमें 16 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अपना जेंडर बदल सकता है? तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा, तो प्रश्न का जवाब जो होगा वो हो जाएगा स्पेन। इसका सही जवाब होगा स्पेन। इस तरीके के कानून बनाया है, उसमें छूट दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना जेंडर बदल सकता है। इसके लिए किसी चिकित्सा पर्यवेक्षक की अनुमति जरूरी नहीं होगी। बिना चिकित्सा पर्यवेक्षक की अनुमति के 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, है ना, बिना कानूनी रूप से दर्ज लिंग को बदलने की अनुमति वाले एक उपाय को मंजूरी दे दी है। 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सा पर्यवेक्षक की आवश्यकता के बिना कानूनी रूप से दर्ज लिंग को बदलने की अनुमति देने वाला एक
कानून को मंजूरी दे दी है। 14 से 16 वर्ष आयु के नाबालिगों को उनका माता पिता या कानूनी अभिभावकों के साथ होना चाहिए और 12 से 13 वर्ष के बीच के लोगों को स्थानांतरित करने के लिए न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता होगी। मतलब जो 12 से 13 वर्ष के बच्चे हैं उनके माता पिता के अनुमति से ही उनका लिंग चेंज किया जाएगा। जो 14 से 16 वर्ष तक के बीच हैं, जो 14 से 16 वर्ष तक के हैं, सॉरी, जो 14 से 16 वर्ष आयु के हैं, 14 से 16 वर्ष आयु के हैं, उनके माता पिता की अनुमति से बदलेगा। लेकिन 12 से 13 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनके जेंडर बदलने के लिए न्यायाधीश की आवश्यकता होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, 12 से 13 वर्ष वाले न्यायाधीश की अनुमति से जेंडर बदलेगा, लेकिन जो है 14 से 16 वर्ष आयु को उसके माता पिता के कहने से जेंडर बदलेगा। लेकिन 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोग बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कोई अनुमति लिए अपना जेंडर बदल सकते हैं, ये उनको अनुमति है। तो इस तरीके से एक अजीबोगरीब एक कानून पारित किया गया है। इस विधेयक के अनुसार जेंडर चेंज कराने से पहले जेंडर डिस्फोरिया का चिकित्सा उपचार जरूरी नहीं होगा। जेंडर डिस्फोरिया से ही संबंधित व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका जेंडर उसका लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाता। ट्रांसजेंडर अधिकार संगठनों के अनुसार बिल LGBT अधिकारों के लिए पहले और बाद में है। कुछ नारीवाद प्रचारकों का जैविक सेक्स की अवधारणा को लैंगिक आत्मनिर्भर से खतरा है, तो इसलिए ऐसा किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। स्पेन की राजधानी है रियल मैड्रिड, और ये यूरोपीय देश है, यूरोपियन यूनियन में शामिल है, यूरोपियन यूनियन में शामिल है स्पेन। याद रखिएगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, नॉर्वे का ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, पुर्तगाल की राजधानी है, आप लोग बताइए पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी आप लोगों को बताना है ना? पुर्तगाल के बड़ा आसान सा है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, आप लोग याद रखेंगे, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये सब करंट अफेयर्स याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, परीक्षा के लिए एक एक महत्वपूर्ण है, एक एक करंट अफेयर्स इसका एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है। चलिए कल फिर मिलते हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।